नमस्कार। आज हम लोग कोशिकाओं के जो दो मूल स्वरूप हैं। देर आर मेन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द सेल्स विच हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। कोशिकाओं को मूल रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है और उनके विभाजन का जो आधार है वो नाभिकीय संगठन है, न्यूक्लियर कंपोजिशन है। और इस विभाजन को सर्वप्रथम जॉगेरेटी नाम के वैज्ञानिक ने 1957 में दिया था और इसके आधार पर कोशिका को जिन दो विभागों में विभक्त किया उनमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होती हैं और दीज आर सिंगल सेल माइक्रोब्स ज़्यादातर जिनमें वो पाई जाती है। और प्रीकैरियोट्स के अंदर जो कहना चाहिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको विभिन्न परीक्षाओं में अत्यधिक पूछा जाता है और अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी प्रश्न पत्र में इनको लेकर के क्वेरीज ज़रूर होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो डिटेल क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोजिशन के बारे में हो या लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द एप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करना हो या फिल इन द ब्लैंक करना हो या फिर आपको ट्रू फॉल्स करना हो। तो क्यों ना हम इसके बारे में बेसिक जानकारी एकत्रित करें कुछ माहिती के विषय में। तो सर्वप्रथम हम जानें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन, what is the name of the region where double stranded single circular DNA is found in the prokaryotic cells। उस क्षेत्र का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम क्या है जहां पर कि डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए, याद रखिएगा डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो देखिएगा आपको मल्टीपल चॉइस कितने भी दे सकते हैं पर इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए आपका न्यूक्लियोइड। हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, NuCleoid, NuCleoid। अब आपको MCQ बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो आप इसमें 3-4 और जोड़ दीजिए कि साहब वो A वाला जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, B वाला प्रोटोन्यूक्लियस हो गया, C वाला न्यूक्लियस है और D वाला न्यूक्लियोइड हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी न्यूक्लियोइड। तो क्यों ना हम बेसिक चीज़ के बारे में देखें ताकि हमारा समय बचेगा कि उसकी सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है न्यूक्लियोइड। तो इस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं। आइए इसी तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से कॉमन ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें आते हैं, सीधे हम जवाब की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस में कुछ भी किया कहा जा सकता है, आपको सीधा जवाब चुनना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को अपन PPLO भी कहते हैं, रिकेटी एंड क्लैमाइडिया। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स या जो हमारी आदिम प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें जीवाणु की कोशिकाएं, साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवाणु की कोशिकाएं, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO और रिकेटी और क्लैमाइडिया, इन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब आसानी से कह सकते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, अगला तीसरा प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हाट इज द साइज ऑफ द राइबोसोम? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। तो आपको उसमें कितने भी एस करके, इस एस इसकी सब यूनिट है, कुछ भी दिया हो लेकिन इसका सही जवाब है 70S। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन 70S। कीप इन माइंड द राइट आंसर विल बी द 70S। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज वेरी करता है 0.1 से, इसकी रेंज है 0.1 से लेकर के 0.5 म्यू
0.1 to 0.5 mu is the appropriate size of the prokaryotic cell. Okay, so now you can answer it very easily. अब अगला क्वेश्चन है द टू डोमेन्स टू विच प्रोकैरियोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू। ऐसे कौन से दो भाग हैं जिनमें हम इसको प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सही जवाब है बैक्टीरिया एंड आर्किया, ARCHAEA, आर्किया, बैक्टीरिया एंड आर्किया, ये सही जवाब है। ये दो डोमेन हैं जिनके लिए हम जो है प्रोकैरियोट्स को विभाजित कर सकते हैं। अभी अगली बात आती है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। वॉल्यूम, अभी अपन ने साइज की बात की थी, अब साइज के बाद वॉल्यूम। तो आप याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज फ्रॉम 0.2 to 10 mm cube. Volume of the cell 0.2 to 10 mm cube. Okay, so now I think कि आप जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका वॉल्यूम माने उसका आयतन भी बता सकते हैं कि वो कितना होता है। ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये मैंने देखा कि कई लगभग जो है 7-8 एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अभी एक चीज़ आप ध्यान से सुनना और फिर इसका जवाब मैं चाहूँगा आपसे कि व्हेन ए वाटर सैंपल फ्रॉम ए हॉट थर्मल वेंट वाज टेस्टेड, it was found to contain a single celled organism having a cell wall lacking a nucleus. What is its classification most likely? फिर से सुने ध्यान से। When a water sample from a hot thermal vent was tested, it was found to contain a single celled organism having a cell wall lacking a nucleus. What is its classification most likely? अरे सीधी सी बात है कि हम एक गर्म पानी का जो स्रोत है उसमें से हमने उसको सैम्पलिंग किया और उसको टेस्ट किया, तो हमें उसमें एक ऐसी कोशिका मिली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिला जो सिंगल सेल्ड था और जिसके अंदर न्यूक्लियस का अभाव था। वो क्या हो सकता है? तो मान लीजिए आपको इसमें जो इस परीक्षा में पूछा गया उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड यूकैरिया। तो आंसर इज ए, आर्किया। जैसे मैंने आरंभ में बताया था ARCHAEA, आर्किया। आर्किया इज द करेक्ट आंसर, सो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। आपको आसानी से ये सवाल का जवाब देते बनेगा। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ A+T एंड G+C इन प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या अनुपात होता है? एडेनिन प्लस थाइमीन एवं ग्वानिन प्लस साइटोसिन। इसको अपन फॉर्मूला में कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि A+T अपॉन G+C मीन्स A+T रेशो G+C। तो कितना A+T का टोटल और G+T का टोटल, इसमें क्या रिलेशन है? तो आंसर होना चाहिए कि 0.88 और वी कैन से GC ratio is more. GC ratio is more. This is the correct answer. ठीक है, आप इसको आसानी से इसको भी बता सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि 3-4 करेक्टरिस्टिक्स दे दिए और उसमें पूछ लेते हैं विच ऑफ दीज इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। क्वेश्चन लिख दिया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने ए में लिखा प्रेजेंस ऑफ 70s क्रोमोसोम, राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम। बी में लिख दिया एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली। सी में लिख दिया एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। डी में लिख दिया ऑल ऑफ द एबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज ए प्रोकैरियोटिक सेल इज लेकिंग इन मतलब एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, it is absence in nucleus, it has 70s size of the chromosome. So the correct answer will be the all of these, means अगर वो लास्ट में all of these दिया हुआ है तो वो इसका करेक्टरिस्टिक आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अभी एक प्रश्न आया करता है व्हाट इज द DNA RNA रेशो इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए इसके पहले तो मैंने आपसे बात की थी AT और GC रेशो की,
एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन रेशो की, जो कि 0.88 मिला था, जिसमें कि ग्वानिन और साइटोसिन रेशो ज़्यादा था। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीएनए आरएनए रेशो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए रेशो 1:2 होता है, 1:2, माने rRNA इज 65%, राइबोसोमल RNA इज 65%, सो दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है। अच्छा, अभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग। सपोज करिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें से आपको सही जवाब छांटना है। मान लीजिए उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो राइट आंसर विल बी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल इनटू 2 कंपोनेंट्स विच आई टोल्ड यू इनिशियली, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं पाई जाती है, इसलिए वो भी इसका एक बहुत बड़ा आधार होता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन है आपकी किस बात को लेकर के कि इट हैज़ वन एनवलप सिस्टम, इट हैज़ वन एनवलप सिस्टम ऑन outside of the cell if organelles are present that are without any membrane, लेकिन फिर भी उसको कुछ बाइंड अप करने के लिए कोई सिस्टम होता है, कोई मेम्ब्रेन टाइप का दूसरी चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो द आंसर इज प्लाज्मा लेमा। इट हैज प्लाज्मा लेमा एज ए एनवलप, इट हैज प्लाज्मा लेमा। व्हाट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक बाउंड्री लिमिट करने के लिए प्लाज्मा लेमा पाया जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से मालूम रहनी चाहिए, है ना। अभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, इसमें आई थिंक JRF या SRF में या नीट की किसी परीक्षा में था कि हमारे जेनेटिक्स के कोर्स में, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टार्टिंग कोडॉन क्या होता है। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी आपने पढ़ा है, तो उसमें जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, वो क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जान लीजिएगा, द स्टार्टिंग कोडॉन इज ऑलवेज AUG, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, AUG। दिस इज द स्टार्टिंग कोडॉन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अभी बात आती है अगला क्वेश्चन। इन प्रोकैरियोट्स द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स which attach to the surface of other bacterium cells are called as। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बाहरी सतह पर जो बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उनको दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच करने में मदद करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो देखिए, इसकी इसी तरह की कंफ्यूजन करने के लिए आपको MCQ में लिख देंगे और लिखेंगे चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। वो लिख सकते हैं, आपको प्लाज्मिड लिख सकते हैं, एक दूसरा कैप्सूल लिख सकते हैं, तीसरा फ्लैजिला लिख सकते हैं, चौथा जो है वो पिलाई लिख सकते हैं, पिली, PILI। तो इसका करेक्ट आंसर पिलाई है, PILI, पिली, है ना। तो ये आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको तो एक सेंटेंस याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बाहर की तरफ जो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, जो उसकी सरफेस को दूसरे बैक्टीरियम सेल से अटैच करने में मदद करती हैं, उनको हम पिलाई कहते हैं, PILI, पिली या पिलाई, अलग अलग प्रकार से उसको उच्चारित किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जबकि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को बहुत छोटा मान करके छोड़ देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किस रूप में डिवाइड होती है, किस तरह से डिवाइड होती है? मियोसिस लिख सकते हैं, माइटोसिस लिख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा एमाइटोसिस, AMITOSIS। क्वेश्चन होगा व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द डिवीजन बाय मीन्स ऑफ विच प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड? द करेक्ट आंसर इज एमाइटोसिस। ना, माइटोसिस इज नॉट द आंसर, मियोसिस इज नॉट द आंसर, द करेक्ट आंसर इज एमाइटोसिस, है ना। तो अभी आपको ये बात भी अच्छी तरह जहन में आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी पूछते हैं अगर आपसे कि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है
कि क्या माइटोसिस और मियोसिस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर? नो। ओके, द माइटोसिस एंड मियोसिस आर totally absent in prokaryotic cells. The mitosis and meiosis are totally absent in the prokaryotic cells. अभी आपको 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका का कंपोनेंट क्या है? तो आपको उसमें 3-4 लिख देंगे और पूछेंगे कौन सा सही है। मान लीजिए आपको लिखा है ए साइटोप्लाज्म, बी डीएनए, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑल ऑफ दीज। तो स्वाभाविक है इसके अंदर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आ गया जिसमें इन्होंने पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, यूजुअली वो माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इनमें कहाँ होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियाज आर एब्सेंट। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक अभी उन्होंने पूछा था एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट होते हैं क्या? नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना तो इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट होता है, ना एंडोसाइटोसिस की घटना होती है, ना एक्सोसाइटोसिस की होती है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं होती है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको लेकर के कई सवाल आते हैं, कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में, कई किताबों में, कई वेबसाइट में आपको देख, उसमें यूट्यूब वगैरह में सब में देखने को मिल जाएंगे। परंतु आपको अगर उसके बेसिक याद कर लेने कि उसके डीएनए का नेचर क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हो, तो आप सभी सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो नेकेड होता है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। चौथा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड तो होता है पर साथ में सर्कुलर होता है, और ये जो है फोल्डेड रहता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड पॉलीअमाइंस। ये डीएनए फोल्डेड होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड पॉलीएमाइन। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स टेक्स प्लेस, मतलब जो रिकम्बाइन करने की प्रोसेस है वो किस फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स में पूरी होती है? आपका दिए हो सकते हैं ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज बिकॉज ए प्रोकैरियोटिक सेल कैन recombine through transduction, conjugation and transformation. So the correct answer is all of these, so that you should also remember in mind. एक क्वेश्चन में पूछा गया है, what is the number of linkage groups in prokaryotic cells? तो अब हमें जान लेना चाहिए, linkage group is always 1. There is only one linkage group in prokaryotic cells which is usually found. ठीक है, अभी और अगर हम इसको गहराई से अध्ययन करेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो उनके अंदर जो सेल्स में प्रेजेंट रहता है नॉन सेल्यूलोजिक एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडाइगॉन या म्यूरिन एंड लिपिड, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? म्यूरिन, लिपिड, लेकिन वो नॉन सेल्यूलोजिक नेचर के होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखनी चाहिए हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक नेचर का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक नेचर का होता है।
अगला क्वेश्चन है द फ्लैजेला ऑफ ए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वेरी इन, मतलब जो भी फ्लैजे, तभी तो उसको विलाई कहा था पहले, तो जो विलाई है वो यूकैरियोटिक के फ्लैजेला से किस मामले में डिफरेंट होता है? तो आंसर है, इसका सही आंसर है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, माने उसका जो मूवमेंट का तरीका है वो अलग होता है, इसलिए हम उसको बिल्ली या बिलाई कहते हैं, पिल्लाई, सॉरी PILLI, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, या पिल्ली है ना। और ये किन मामलों में यूकैरियोटिक के फ्लैजेला से भिन्न करता है? क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक्रोट्यूबुलर होता है और इसका जो मूवमेंट है वो अलग होता है। तो ये दो ही आधार हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें कुछ भी दिया जा सकता है, उससे आपको बॉदर नहीं करना है, आपको अपने सही जवाब पर अडिग रहना है। इस तरीके से ये प्रोकैरियोट्स के बारे में ऑल पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में और जो महत्वपूर्ण हैं एस्पेक्ट्स, उन पर चर्चा की गई है। ठीक इसी तरीके का हम डिस्कशन अगले क्लास में यूकैरियोट्स के ऊपर भी करेंगे। यूकैरियोट्स के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या डिफरेंस को लेकर के हो सकते हैं, वो हम अगले क्लास में यूकैरियोट्स के बारे में करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।